हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार द स्पेशल फील्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट थ्योरी पेपर का, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी जो आपका सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि ये HI, VI और IDD तीनों में अध्ययन किया जाता है। तो ये कॉमन पेपर होता है, यानी कि तीनों ट्रेड के बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो इसी से संबंधित आज हम आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसको आज हम आपके इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये आप लोग क्वेश्चन ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि इससे आप लोगों को आपके होने वाले 6 जून को जो पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उसमें ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आपका इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन रहेगा कि विकलांगता के कोई एक मॉडल बताइए। तो विकलांगता का कोई एक मॉडल, जिसमें आपका धार्मिक मॉडल भी शामिल है, चिकित्सा मॉडल, सामाजिक मॉडल और मानवाधिकार मॉडल, ये सभी आपके इसमें सम्मिलित हैं। तो ये दिव्यांगता के मॉडल के रूप में है, जिसमें एक ही पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कई मॉडल देखने को मिल रहा है। तो इसमें से कोई भी एक नाम अगर आप लिख देते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप धार्मिक लिखें, चाहे चिकित्सा मॉडल लिखें, या सामाजिक मॉडल लिखें, या मानवाधिकार मॉडल लिखें। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता में अंतर बताइए। तो क्षति क्या होता है? क्षति जो होता है वो शारीरिक स्तर पर हानि को दर्शाता है, यानी कि शरीर में किसी भी प्रकार की यदि कोई कमी आ रही है तो वो कमी क्या दर्शाएगा? वो कमी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आप किसी न किसी अंग से हानि या कमी आपके अंदर मौजूद है। तो वो शरीर से संबंधित हो सकता है, चाहे वो आपका इंटरनल पार्ट हो, चाहे आपका एक्सटर्नल पार्ट हो। अगर दोनों में से किसी में भी कोई भी कमी आ रही है तो वो क्या कहलाता है? शरीर की क्षति कहलाता है। आगे हम बात करेंगे, इसी में अक्षमता पूछा गया है। तो अक्षमता का मतलब क्या होता है कि जब आपके शरीर में क्षति होती है, यानी कि किसी अंग से आप हानि पाए जा रहे हैं, तो क्षति के परिणाम स्वरूप कार्य करने की उस क्षमता में कमी आ जाती है। यानी कि अगर आपके बॉडी में कोई अंग ऐसा है जो नहीं कार्य कर पा रहा है, या कह लीजिए कि उसकी कमी पाई जा रही है आपके शरीर में, तो उस अंग के द्वारा जो कार्य किया जाता है वो करने में आप सक्षम नहीं होंगे। जैसे कि पैर से अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो पैर से चलने में दिक्कत आएगी, हाथ से प्रॉब्लम आ रही है तो किसी चीज़ को उठाना है, छूना है, तो वो क्रियाएं नहीं हो पा रही हैं। तो वो क्या है? आपके शरीर में कमी को दर्शा रहा है, यानी कि आपकी जो क्षमता होनी चाहिए उस कार्य को करने की, उस क्षमता में कमी पाई जा रही है। तो उस क्षमता में कमी को क्या बोलते हैं? अक्षमता बोलते हैं। आगे बात करेंगे कि दिव्यांगता क्या होता है। दिव्यांगता यानी कि विकलांगता क्या होती है? तो क्षति और अक्षमता के परिणाम स्वरूप जो भी कमी देखने को मिलती है, जो कि सामाजिक स्तर पर होती है, उसको दिव्यांगता कहा जाता है। यानी कि जब शरीर में हानि पाई जाएगी और उस हानि के द्वारा किसी कार्य करने में बालक या व्यक्ति समर्थ नहीं होगा, तो वह दिव्यांगता की श्रेणी में आएगा। यानी कि सामाजिक स्तर पर उसको हम देख सकते हैं कि वो किस प्रकार से किसी कार्य को करने में असमर्थ है, क्या चीज़ की हानि उसके अंदर पाई जा रही है। अगर कोई हानि पाई जा रही है तो वो दिव्यांगता की श्रेणी में ही आएगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। ICIDH का पूरा नाम बताइए। तो ICIDH का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड। ये आप ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि ये फुल फॉर्म अक्सर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों में देखने को मिले हैं लगातार। इसका एक बार और सुन लीजिए, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप्ड।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, ICF का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग, ये आपका ICF का पूरा नाम है। नेक्स्ट है आपका, आवास तथा पुनर्वास में कोई एक अंतर स्पष्ट करें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। तो आवास क्या होता है? आवास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्तियों के मदद के लिए उन क्षमताओं का विकास किया जाता है जो उनके अस्तित्व में कभी भी नहीं थी। यानी कि जब व्यक्ति या बालक होता है तो वो जन्म से ही किसी घर में पैदा जरूर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके लिए वो आवास ही साबित हो जाए। क्योंकि अगर दिव्यांगता की श्रेणी में अगर बच्चा आता है तो बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो उनको छोड़ देते हैं या हॉस्टल पहुंचा देते हैं या किसी और जगह पे पहुंचा देते हैं, तो उनको एक जो समुचित रहने की जगह होती है या उनके अनुकूल कोई जगह हो, वो सारी चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं। तो इससे भी कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि उनको जो आवास होता है वो आवास पूर्ण रूप से उनको नहीं मिल पाया है, यानी कि उनके पहले से ही जीवन शैली में रहने की व्यवस्था नहीं थी। तो आवास का कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता है कि उनके पास पहले से ही कोई रहने की व्यवस्था हो या कोई ऐसा उचित पर्यावरण उनके समकक्ष में हो। आगे हम बात करेंगे पुनर्वास की। पुनर्वास क्या होता है? तो पुनर्वास एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्तियों के मदद के लिए उन क्षमताओं का विकास किया जाता है जो अस्तित्व में पूर्व में थी लेकिन वर्तमान में बाधित हो गई हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति या बालक है जो दिव्यांग है, तो दिव्यांग होने से पहले कुछ बच्चे तो जन्मजात होते हैं लेकिन कुछ बाद में होते हैं। लेकिन अगर जन्मजात भी हैं तो उनमें कुछ न कुछ ऐसी छिपी हुई दिव्यांगता होती है, छिपी हुई कुछ शक्तियाँ होती हैं जिनको उजागर करना होता है और उन्हीं छिपी हुई शक्तियों के माध्यम से वो अपना जीवन यापन कर पाते हैं। अगर उनका मान लीजिए पैर से दिक्कत आ रही है या उनको फिर किसी अन्य चीज़ों से जैसे वो आँख से देख नहीं पा रहे हैं या कान से सुन नहीं पा रहे हैं, तो इस प्रकार से जो उनमें अक्षमता आती है तो उनमें कोई ना कोई और शक्ति डेवलप होती है जिसके माध्यम से वो अपना जीवन यापन कर पाते हैं। जैसे कि बच्चा देख नहीं पा रहा है तो स्पर्श इंद्रिय उसका काम करेगा और उसका श्रवण इंद्रिय भी काम करेगा। और अगर बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो कहीं ना कहीं उसको सांकेतिक भाषा यानी कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से उसको कोई भी चीज़ सिखाया जा सकता है, वो आँखों का प्रयोग करके उन चीज़ों को सीख सकता है। तो ये पुनर्वास का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति या बालक दिव्यांगता की श्रेणी में आ रहा है, चाहे जो भी वो दिव्यांगता रख रहा हो, तो उससे संबंधित कुछ ना कुछ उसके अंदर बची हुई शक्तियाँ या क्षमता होती हैं, उसको बाद में अस्तित्व में लाकर और उसका डेवलप किया जाता है ताकि वो व्यक्ति या बालक अपना जीवन यापन कर सके। आगे हम बात करेंगे कि RCI का पूरा नाम क्या है। तो RCI का पूरा नाम होता है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। और RCI का कोई एक उद्देश्य बताइए। तो RCI का उद्देश्य आप देख सकते हैं कि इसका उद्देश्य यह होता है कि व्यावसायिकों का पंजीकरण करना, डिग्री डिप्लोमा जो विशेष शिक्षा में जारी हैं उनको मान्यता देना और पाठ्यक्रमों का निर्धारण करना, ये सारे क्या हैं? RCI के उद्देश्य हैं। अगला इसी में क्वेश्चन आपका है कि RCI का गठन कब किया गया था। तो RCI का जो गठन किया गया था ये 1986 में किया गया था और सितंबर 1992 में ये संसद द्वारा पास किया गया और 1993 में ये कार्याधीन हुआ, यानी कि कार्य को संभालकर फिर वो कार्य करना प्रारंभ की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि PWD का पूरा नाम क्या है। तो PWD का पूरा नाम क्या है? पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है आपके कि PWD एक्ट 1995 का पूरा नाम क्या है और इसकी मुख्य बातें क्या हैं। इसमें इसी क्वेश्चन को 2 बार रिपीट किया गया है, आप देख सकते हैं। तो हमें 2 बार नहीं रिपीट करना, हम आगे देखते हैं।
1995 पूछा गया हो पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूडी ही केवल पूछा गया हो, दोनों का फुल फॉर्म जो होगा वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी ही होगा। आगे बात करेंगे इसकी मुख्य बातें क्या हैं। तो इसकी मुख्य बातें यह हैं कि इसमें 7 प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं वो शामिल हैं। जैसे कि इसमें आपकी पहली जो दिव्यांगता आती है वो ब्लाइंडनेस आती है, दूसरा लो विजन, तीसरा आपका लिप्रेसी क्योर्ड, और चौथा आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट, पांचवा लोकोमोटर डिसबिलिटी, छठा है मेंटल रिटार्डेशन और सातवां मेंटल इलनेस। ये 7 प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं ये पीडब्ल्यूडी एक्ट में शामिल हैं। इसको आप एक बार हिंदी में भी नाम सुन लें। दृष्टिबाधिता, अल्प दृष्टिबाधिता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण बाधिता, गामक अक्षमता, मानसिक रोग, मानसिक मंदता और मानसिक रोग। ये 7 प्रकार की दिव्यांगताएं पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत आती हैं। विकलांग व्यक्तियों को कोष ऐसे व्यक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित या फिर चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किसी दिव्यांगता से न्यूनतम 40% अगर पीड़ित हैं तो वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो आपके दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं। यानी कि आप लोग जानते हैं कि यूडीआईडी जो कार्ड बनता है वो यूडीआईडी कार्ड अगर 40% से कम है तो वो मान्य नहीं होता है, यानी कि वो दिव्यांगता की श्रेणी में नहीं आ रहा है। अगर 40% की दिव्यांगता वो अपने पास रख रहा है तभी उसका यूडीआईडी कार्ड बनता है। वो भी किसके द्वारा बनता है, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा बनता है। और भी इसमें बहुत से लोग शामिल होते हैं जो इसकी जांच पड़ताल करते हुए यूडीआईडी कार्ड बनाते हैं। 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा इसमें दी जाती है और दिव्यांग व्यक्ति के लिए इसमें 3% का भी आरक्षण दिया जाता है। ये किसके तहत था, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत था। आगे हम बात करेंगे कि एनटीए का पूरा नाम क्या है। तो एनटीए का पूरा नाम होता है नेशनल ट्रस्ट एक्ट। ये कब आया था, तो ये 1999 में आया था। इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी कि एनटीए एक्ट कब आया, तो 1999 में आया। यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ट्रस्ट एक्ट है। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं ये होती हैं कि इसमें 4 प्रकार की दिव्यांगताएं शामिल हैं। 4 प्रकार की दिव्यांगताएं कौन कौन सी हैं, जिसमें आपके पहला आता है कि ऑटिज्म, और दूसरा आपका आता है सीपी, तीसरा एमडी और चौथा आपका एमआर आता है। इसका फुल फॉर्म आप जान लीजिए या फिर हिंदी में नाम जान लीजिए। ऑटिज्म का मतलब होता है स्वालीनता, सीपी का मतलब होता है प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात या सेरेब्रल पॉल्सी, एमडी का मतलब होता है मल्टीपल डिसेबिलिटी यानी कि बहुदिव्यांगता, और एमआर का मतलब होता है मेंटल रिटार्डेशन यानी कि मानसिक मंदता। ये 4 प्रकार की जो दिव्यांगताएं हैं ये आपके एनटीए के अंतर्गत शामिल हैं और एनटीए में 4 प्रकार की ये दिव्यांगताएं आपके मौजूद हैं, जो कि 1999 में ये ट्रस्ट एक्ट आया। आगे बात करते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का पूरा नाम क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में आपके आया था ये, और ये पीडब्ल्यूडी एक्ट जो आपका 1995 है उसी का ये नया रूप माना जाता है। इसका पूरा नाम होता है राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें ये विशेषताएं हैं कि सबसे पहले तो आपकी डिसेबिलिटी जो है वो बढ़कर आपके 21 हो गई हैं। यानी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में आपने 7 प्रकार की दिव्यांगताएं अभी देखी और यही 7 प्रकार की दिव्यांगताएं पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 वाली आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में 21 प्रकार की हो जाती हैं। और पीडब्ल्यूडी एक्ट का जो प्रतिस्थापन था वो प्रतिस्थापन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के रूप में हुआ और इसमें जो आरक्षण प्राप्त है वो 1% प्राप्त है। 1% ज़्यादा प्राप्त होता है क्योंकि जब पीडब्ल्यूडी एक्ट था वो 3% का आरक्षण दे रहा था और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो
दिव्यांग व्यक्तियों को जो आरक्षण दे रहा है वो 4% का आरक्षण दे रहा है। अब आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि रोकथाम को कुल कितने चरणों में विभक्त किया गया है। तो हम देखते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के रोकथाम को हम कितने चरणों में बांट सकते हैं। तो इनको हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें प्राथमिक चरण होता है, द्वितीयक चरण होता है और तृतीयक चरण होता है। आगे बात करेंगे कि बेंचमार्क दिव्यांगता से क्या तात्पर्य है। तो बेंचमार्क दिव्यांगता क्या होती है। तो बेंचमार्क दिव्यांगता वह होती है जिसमें चिकित्सक द्वारा या जो भी उस समय परीक्षण कर रहा होता है बच्चे का, उसको 40% की क्राइटेरिया में अगर बच्चे मिल रहे हैं या व्यक्ति मिल रहा है तो वो बेंचमार्क की दिव्यांगता के अंतर्गत आएगा। यानी कि बेंचमार्क दिव्यांगता में जो दिव्यांगता का स्तर होता है वो 40% होता है या फिर उससे अधिक होना चाहिए, 40% से कम नहीं होना चाहिए। जो 40% की दिव्यांगता रखता है वही बेंचमार्क दिव्यांगता के अंतर्गत आता है। या फिर ये कह लीजिए कि अगर उसके पास ऐसे 40% से बने यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो वो बच्चा दिव्यांगता के कुछ न कुछ ऐसे लक्षण प्रदर्शित कर रहा हो जिससे ये पता चले कि हाँ वो दिव्यांगता की श्रेणी में आ सके। ये आपका बेंचमार्क दिव्यांगता होता है। आगे हम बात करेंगे कि क्रॉस डिसेबिलिटी क्या होती है, इसका क्या तात्पर्य है। तो क्रॉस डिसेबिलिटी जो होती है इसका तात्पर्य होता है कि सभी दिव्यांग व्यक्तियों के समावेश अधिकारों और पहुंच की वकालत करने का एक स्पेक्ट्रम क्रॉस डिसेबिलिटी कहलाता है। यानी कि सभी दिव्यांगताओं के समावेशन अधिकारों तक पहुंच, यानी कि अगर जो भी दिव्यांग हैं या किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित हैं उनके क्या अधिकार हैं और उनको समाज में क्या समानता मिली है, उस चीज़ तक उनको पहुंचाना ही क्या कहलाता है, स्पेक्ट्रम या क्रॉस डिसेबिलिटी। क्रॉस डिसेबिलिटी का तात्पर्य होता है कि सभी दिव्यांगताओं की श्रेणियों को जो जितने भी दिव्यांगता से ग्रसित लोग हैं उनको एक दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल करना। यानी कि चाहे वो दृष्टिबाधितता से संबंधित हों, चाहे श्रवणबाधिता से संबंधित हों या उनमें अन्य किसी भी 21 प्रकार की डिसेबिलिटी में से वो किसी भी डिसेबिलिटी को अगर रख रहे हैं तो वो किस में आएंगे, क्रॉस डिसेबिलिटी में आएंगे। आगे हम बात करेंगे कि अस्थि विकलांगता या कह लीजिए अस्थि दिव्यांगता क्या है, मोटर कौशल क्या है, तो इसके प्रकार क्या हैं ये पूछा गया है। तो अस्थि दिव्यांगता में आप देख सकते हैं कि जो पोलियो से ग्रसित व्यक्ति होते हैं वो भी शामिल होते हैं, क्योंकि जो पोलियो से ग्रसित होते हैं व्यक्ति उनको चलने फिरने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, उनकी जो गामक कौशल होती है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाती है। प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात जो कि सेरेब्रल पॉल्सी से ग्रसित होता है बालक या व्यक्ति, उसके अंदर आपको देखने को मिला होगा कि बच्चे बिल्कुल एकदम व्हील चेयर पर होते हैं, वो बिल्कुल चलने फिरने में समर्थ नहीं होते हैं। मांसपेशीय क्षरण भी कहीं ना कहीं सबसे पहले पैरों पर ही अटैक करता है और पैरों पर जब ये अटैक करता है तो बच्चा या बालक चलने में असमर्थ हो जाता है। अगला है अविकसित अंग। अगर किसी भी प्रकार से पैरों का विकास नहीं हो पाया है तो भी जो बालक है वो चलने में असमर्थ रहेगा, या हाथों में उसके या शरीर के किसी भी अस्थि में उसका अगर अच्छे से विकास नहीं हुआ है तो उससे उसका कार्य बाधित हो जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की कि पोलियो में अधिकांशतः शरीर का कौन सा भाग या अंग प्रभावित होता है। तो आपको देखने को मिला होगा कि पोलियो से ग्रसित जो बालक या व्यक्ति होता है उसका पैर ज़्यादा प्रभावित होता है। वायरस इसमें जो संक्रमित होते हैं उसमें लियान होते हैं, लेसिंग होते हैं और ब्रांसाइड होते हैं। ये तीनों इसमें अपना भूमिका निभाते हैं। साथ ही ये जन्म से 5 वर्ष तक की आयु में देखने को ज़्यादातर मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से क्या तात्पर्य है। तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात अविकसित एक पक्षाघात है जिसमें मस्तिष्कीय क्षतिग्रस्तता के फलस्वरूप शारीरिक नियंत्रण में समस्या होती है। यानी कि प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात का अर्थ ही होता है मस्तिष्क का लकवा, और जब मस्तिष्क का लकवा किसी भी व्यक्ति या बालक में होता है तो उसके पूरे शरीर का जो समन्वय होता है या सामंजस्य होता है या उस शरीर पे नियंत्रण होता है, उस चीज़ को वो नहीं कंट्रोल कर पाता है, यानी कि उसे अपने शारीरिक नियंत्रण में कहीं ना कहीं समस्या आने लगती है। आगे हम बात करें तो इसके 3 प्रकार होते हैं। एक आपका तीव्रता के आधार पे होता है, एक प्रभावित अंगों के आधार पर, एक आपका चिकित्सीय लक्षण के आधार पर होता है। तो तीव्रता के आधार पर 3 होते हैं, जिसमें आपका माइल्ड आता है, मॉडरेट आता है और सर्वर आता है। और प्रभावित अंगों के आधार पर आपके 5 प्रकार पाए जाते हैं: मोनोफ्लेजिया, डाईफ्लेजिया, पैराफ्लेजिया और क्वाड्रीफ्लेजिया। ये आपके 5 प्रकार पाए जाते हैं: मोनोफ्लेजिया, हेमीफ्लेजिया, डाईफ्लेजिया, पैराफ्लेजिया और क्वाड्रीफ्लेजिया। इसको आप अगर याद करने का ट्रिक जाने तो प्रभावित अंगों के आधार पर आप एम, एच, डी, पी, क्या, इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। एम का मतलब हो जाएगा मोनोफ्लेजिया, एच का मतलब हो जाएगा हेमीफ्लेजिया, डी का मतलब हो जाएगा डाईफ्लेजिया, पी का मतलब पैराफ्लेजिया, क्यू का मतलब हो जाएगा यहाँ पर क्वाड्रीफ्लेजिया। तो यहाँ पे आप 5 प्रकार प्रभावित अंगों के आधार पर सेरेब्रल पॉल्सी का आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चिकित्सीय लक्षण के आधार पर। तो चिकित्सीय लक्षण के आधार पर आपके एथटोसिस, ये आपका पहला हो जाएगा, और एटगेसिया और मिश्रित, ये आपके 3 हैं। और इसमें एक आपका और आता है स्पास्टिक। तो ये आपके 4 इसमें पाए जाते हैं। यहाँ पे 3 ही लिखा है, 4 इसमें पाए जाते हैं आपके चिकित्सीय लक्षण के आधार पर। तो ये आपके 4 क्या हैं, सेरेब्रल पॉल्सी के प्रकार हैं। ये आपका यहीं पे समाप्त होता है। ये इसमें आपके जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ये आपके शॉर्ट रूम में या फिर आपके लॉन्ग रूप में भी पूछ सकते हैं, तो इसलिए आप लोग इसको बेहतर ढंग से पढ़ के जाइएगा, इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो आपको पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया गया है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपके इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी यानी कि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट थ्योरी पेपर है। और ये आपका जो पेपर होने वाला है ये 6 जून को होने वाला है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ के जाइए, ताकि इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको अच्छे से कर ले जाएं और किसी भी प्रकार की और समस्या उत्पन्न ना होने पाए। तो चलिए, तब तक के लिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, किसी पेपर को सॉल्व करते हुए या फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में या फुल फॉर्म बताते हुए। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसके साथ ही ये वीडियो आप अपने साथियों को भी शेयर करें ताकि उनको भी पेपर देने से पहले कुछ हेल्प मिल सके। तो बाय बाय, टेक केयर।